Good morning, class. Welcome to my another class. That is, in this class, we are going to discuss about moving coil galvanometer. In the last session, we have discussed about the torque that is torque जो कि एक coil पे लग रहा था. So उसी का हम कुछ application यहाँ पे apply करते हैं. The application उसका यही है कि उसके हम moving coil galvanometer बनाते हैं. कैसा बनाते हैं? जैसे कि डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा. This contains two बार मैग्नेट्स, जिसका कि एक नॉर्थ पोल की इधर की तरफ है लेफ्ट साइड में और साउथ पोल इधर की तरफ रखा हुआ है. मैंने मैग्नेट को थोड़ा सा कॉन्केव शेप में लिया हुआ है, ठीक है, कर्व लिया हुआ है. यू अंडरस्टैंड? कर्व लिया हुआ है ताकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रेडियल हो, ठीक है, हमारे कॉइल पे रेडियली पड़े. रेडियली पड़ने का मतलब मैं बताऊंगा अभी बाद में. पहले हम डायग्राम को समझते हैं. देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो ब्लैक कलर का एक को बीच में दिख रहा होगा ना, एक रेक्टेंगल सा कुछ रखा हुआ है. दिस इज योर कॉइल. ये आपकी कॉइल रखी हुई है जिसके कि अंदर एक एल्युमिनियम का एक हमने पोर्शन रखा हुआ है. वो किस लिए रखा है? उससे ताकि एडी करंट्स आते हैं. उस एडी करंट की बात हम खैर वहाँ पे करेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे होंगे, आने वाला हमारा 6th चैप्टर. उसके पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, दिस इज स्प्रिंग. हमने स्प्रिंग यहाँ पे लगाई है. अच्छा, आप लोग याद करो, बचपन में कुछ खिलौना होता था जिसमें कि एक कार होती थी, एक टॉय कार होती थी, जिसको आप पीछे करते थे और वो आगे जाती थी. पीछे करते थे तो स्प्रिंग ट्विस्ट होती थी, उसके बाद वो तुरंत खुल के आगे जाती थी. तो ये कुछ वैसा ही है. जब हमारा टॉर्क लगता है ना कॉइल पे तो वो घूमती है, तो वहाँ पे हमने स्प्रिंग लगा दिया ताकि वो घूमे. और स्प्रिंग इसलिए लगाया ताकि जब वो घूम जाए पूरा, तो वो स्प्रिंग उसको अपोज करे और वापस से ये दोबारा घूम जाए अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो मेन इसका बेसिक फंडा यही है हमारा. एंड नाउ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने मैरून कलर्स दिखाया है, वो रेडियली लिया गया है. यहाँ पे रेडियल क्यों लिया गया है ये मैं अभी बताऊंगा जब इसके एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे. एंड दिस इज योर ब्लैक जो वाली बीच में रेक्टेंगल है, दैट इज योर कॉइल. यहाँ पे आपका एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये जो बोल्ड ब्लैक एरो दिख रहा है बड़ा सा, दिस इज योर पॉइंटर जो कि हमने यहाँ पे एक लगाया हुआ है. और जो ग्रीन कलर का सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग सॉफ्ट आयरन को, जो हमने इस मतलब अपनी कॉइल को हमने सॉफ्ट आयरन से सराउंड कर दिया ताकि उसमें क्या हो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से होकर के जाएं. ठीक है, सॉफ्ट आयरन को लगाने से क्या होता है, मैक्सिमम फील्ड वहां से होकर के जाती है, तो मैक्सिमम फील्ड हमें वहां पे देखने को मिलेगी. ठीक है, कॉइल के पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए. ओके, तो ये चीज हमें पता है, कॉइल से करंट दौड़ है ऑब्वियसली, तभी उस पर टॉर्क आएगा. नाउ दैट वी हैव, ऊपर स्केलिंग हमने कर दी ताकि ये पॉइंटर जो है जब वो घूमे तो ये पॉइंटर भी हमको घूम के स्केल की एक मैग्नीट्यूड दिखा दे, स्केल पे कितना शो हो रहा है. ठीक, लेफ्ट या राइट डिफ्लेक्शन किधर है. तो दिस इज अ गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है, बेसिकली करंट को डिटेक्ट करने की एक डिवाइस होती है. अब आप सोच रहे हो कि सर एमीटर होती है वो, तो हाँ, एमीटर पे भी आएंगे. अभी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे एंड एमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो बेसिक आपका जो डिवाइस है वो गैल्वेनोमीटर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब आपको पता था लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जो हमारे यहाँ पे टॉर्क लग रहा था, ठीक है, टॉर्क टाउ, दैट वाज इक्वल टू NIAB साइन थीटा. और वो साइन थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, ए और बी के बीच का एंगल था. तो मैं यहाँ पे टॉर्क लिख दे रहा हूँ. ठीक है, पहले तो मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है. तो जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ना किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो आप सीधा लिख दोगे प्रिंसिपल. यहाँ पे इसका प्रिंसिपल जो है, किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है टॉर्क ऑन अ कॉइल पे. टॉर्क कॉइल पे एक्ट होती है, उस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है. ठीक है, कह सकते हैं ना, अ करंट कैरिंग लूप दैट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉइल, अ करंट कैरिंग लूप लिख देते हैं, अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप kept in a uniform magnetic field. ठीक है, हम ये लिख सकते हैं. ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया. अब हम आगे आते हैं, हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं. दिस इज आवर प्रिंसिपल. इसके वर्किंग की बात करें, किस बेसिस पे ये वर्क कर रहा है. देखो क्या हो रहा है ना, जैसे ही टॉर्क लग रहा है ना कॉइल पे या फिर लूप पे, करंट कैरिंग लूप पे, जैसे ही टॉर्क लग रहा है वो घूम रही है. और किस डायरेक्शन में घूम रही है, वो एक ऐसे डायरेक्शन में घूम रही है जो कि स्प्रिंग को सिकोड़ते जा रही है. ठीक है, स्प्रिंग को बहुत ज्यादा
सिकुड़ते जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर 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 अपने बिल्कुल छोटी करती जा रही है स्प्रिंग को। अब आप जानते हो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है, उसको जितना घुमाओगे वो वापस से घूम के अपने उसमें आ जाता है, ठीक। तो जितना ज़्यादा जैसे जैसे घुमाओगे घुमाओगे, जैसे कि होता नहीं है, आप एक जैसे कोई अगर एक लट्टू आता था पहले, ठीक है, वो उसको मेले में मिलता था वो प्लास्टिक का, उसको हम एक उसका लॉन्चर होता था, उसमें जब लगाते थे उसको ऐसे घुमाते थे ठीक डायरेक्शन में, और एक टाइम आता था कि वो घूमना बंद हो जाता था, उस समय स्प्रिंग जो है उसकी बहुत मैक्सिमम, और फिर बटन प्रेस करते थे बहुत तेज से वो घूमता था नीचे गिर के। तो क्या होता था, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में उसको जब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, हम उस पर टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, अपोज जो ऐसा टॉर्क जो कि अपोज करेगा, हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं ना, ट्विस्ट करने से एक ऐसा टॉर्क जनरेट हो रहा जो उसके मोशन को, जिधर साइड ये घूम रहा है उसको अपोज करेगा, ताकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं घूमेगा। यानी कि अब जो अपोज कर रहा है टॉर्क वो, और जो टॉर्क हम लगा रहे हैं अपने हाथ से, वो इक्वल हो चुका है, ठीक है, अगर हम टॉर्क की बात करें। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मैकेनिज्म हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो टॉर्क आएगा, जो टॉर्क कौन अप्लाई कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क अप्लाई कर रहा है, ठीक है, कॉइल पे। कॉइल घूम रही है, एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, जबकि ये जो कॉइल होगी हमारी, ये क्या करेगी, उस पे जो टॉर्क लग रहा होगा ना, अपोजिंग टॉर्क, और जो टॉर्क ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस वो दोनों को बराबर करके हम एक नई चीज निकालेंगे आज, ठीक है। उसके बाद में हम फिर इसकी सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंसिटिविटी पे बाद में आते हैं, पहले वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग में सबसे पहले हम टॉर्क का जो एक्ट हो रहा है कॉइल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसका एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप विल बी इक्वल टू, किसके बराबर था वो, एन आई ए बी साइन थीटा के। तो यहाँ पे इसको हम टाओ ना लिख के हम टी लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाना कि ये टाओ है, ठीक है। दिस टाओ, दिस टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। और ये जो थीटा था किसके किसके बीच का एंगल था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के। अब यहाँ पे बात आती है रेडियल मैंने क्यों लिया। रेडियल मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये रेडियल है, ठीक है, अगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड पहले ऊपर वाली नॉर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लाइन मैरून वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये रेडियली है, तो उसका एरिया वेक्टर किधर को आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये रेडियली इधर को आ रहा है, ठीक है, और कॉइल हमारी फॉर एग्जाम्पल ऐसे रखी हुई है। कॉइल का एरिया वेक्टर आप समझो कैसे कि कॉइल एक प्लेन में रखी हुई है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हम क्या बनाते थे, एक वेक्टर बनाते थे, और वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर को इसलिए हम मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए लिए हैं ताकि हर पॉइंट पे हमें जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन मिले, वो क्या सॉरी जो एंगल मिले वो क्या मिले, 90 डिग्री मिले। इज इट ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री, हमको 90 डिग्री लाने के लिए हम रेडियल लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी ही बचता है, साइन 90 हो जाता है, तो साइन 91 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है, इसीलिए हमने रेडियल लिया है मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ गया लॉजिक, क्यों हमने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल ले, क्वेश्चन आता है इससे पूछा जाता है कि क्यों हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ताकि हमारा जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो हमेशा, वो दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर रहे, या फिर एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल बना है। दैट्स इट, ओके। तो अगर हमारा कॉइल ऐसे हुआ फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसे रखा हुआ है कॉइल, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, इस तरह से आ रही है ना, यहाँ पे देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और हमारा कॉइल इस तरीके से रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर इसका इधर को आएगा कॉइल का, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कितना डायरेक्ट कितना एंगल बना 90 डिग्री का। कॉइल अगर ऐसे हो गई हमारी, कॉइल घूम रही है ना, कॉइल ऐसे हो गई अगर, तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और यहाँ पे जो हमारी कॉइल हो जाएगी, तो यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इस तरह से हमारी कॉइल अगर सीधी हो गई, अगर हमारी कॉइल ऐसे सीधी होगी हॉरिजॉन्टली बिल्कुल, ठीक है, तो क्या होगा, एरिया वेक्टर एकदम अपवर्ड होगा उसका, वर्टिकली अपवर्ड, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर से, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कुल मिला के जो हमारा टॉर्क का जो हमको एक्सप्रेशन लाना था वो एन आई ए बी में कन्वर्ट करना था, इसी वजह से हमने रेडियल लिया। और रेडियल लेने का फायदा क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है कॉइल से पास होकर के जाती हैं, तो हमें तो चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि कॉइल से पास हो रही हो, हमें उसी का तो एप्लीकेशन करना है, उसी को तो हमें पढ़ना है, ओके। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, इस वजह से हमारा जो एन आई ए बी बचता है टॉर्क में, केवल और केवल एन आई ए बी बचता है। इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
सो थीटा बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, थीटा बिकम्स 90 डिग्री। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो NIAB बन जाता है। सो T becomes NIAB। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं नई चीज की जो हमने यहाँ पे निकाला है। देखो क्या हो रहा है ना, टॉर्क जब हम ये कॉइल घूम रही है तो ये एक अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क जनरेट करती जा रही है स्प्रिंग के अंदर में। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर में जो टॉर्क है वो किसके बराबर होगा वो हम देख लेते हैं। उसको हम TC से डिनोट करते हैं। ठीक है, T∑C से डिनोट कर रहे हैं। आप लोग टाउ सी से करोगे, याद रखना मैं यहाँ पे TC लिख रहा हूँ बट आप वहाँ पे अपने कॉपी में टाउ ही लिखना। टाउ का साइन सबको पता होगा, हिंदी में जैसे टाउ लिखते हैं जस्ट लाइक दैट। तो टाउ सी यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल होगा हमारे एक ट्विस्टिंग एंगल के। ठीक है, ये ट्विस्टिंग एंगल क्या है, ये ट्विस्टिंग एंगल है जितने एंगल से ये जो हमारी स्प्रिंग है वो वापस से रोटेट कर रही है। ठीक है, स्प्रिंग हमारी जो है कितने एंगल से रोटेट कर रही है, कितने एंगल से ट्विस्ट कर रही है, ट्विस्टिंग एंगल। ठीक है, उसको हम ट्विस्टिंग एंगल यहाँ पे हम फाई से डिनोट करेंगे। फाई को मैं फाई तो नहीं लिख पाऊंगा बट मैं PHI फाई लिख दूंगा तो आप लोग को समझ जाना। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन बना लेता हूँ मैं। दिस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, आपके ट्विस्टिंग एंगल के प्रोपोर्शनल था ये। इज इट क्लियर? नाउ नाउ दैट आपको पता है कि ये ट्विस्टिंग एंगल के, तो हम इस एंगल को PHI फाई लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने कॉपी में फाई का सिंबल बनाना। ओके, सो ये जो हमारा ट्विस्टिंग टॉर्क है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ट्विस्टिंग एंगल के। ये अपोजिंग टॉर्क है, कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है, अपोज कर रहा है स्प्रिंग। किसको अपोज कर रहा है, जिस उस वाले टॉर्क को अपोज कर रहा है जो कि टॉर्क हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था उस कॉइल पर। समझ में आ रहा है, हर एक बात का एक लॉजिक है, हर जो चीज यहाँ पे मटेरियल यूज करी गई है उसके पीछे का एक लॉजिक है। ठीक है, तो सारे लॉजिक को हम समझते हुए हमारे लिए डेरिवेशन हो जाएगा काफी आसान। और ये जो फाई है ये भी हमें क्लियर हो रहा है ये क्यों है क्या नहीं है। ये फाई क्या है ये हमें क्लियर होगा। अब ऑब्वियसली आप लोग जानते हो ना कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है यहाँ पे ये हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं कि सपोज से ये तो हो गया हमारा, तो यहाँ पे जो TC है दिस विल बी इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट कैपिटल C ले लेते हैं एंड फाई। ठीक है, किसके बराबर है, फाई के। ओके, अब हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया मैं। तो ये बातें हमें क्लियर होगी, ये जो ट्विस्टिंग एंगल हमारा फाई है और टॉर्क अपोजिंग टॉर्क यहाँ पे लग रहा है और ये कांस्टेंट C ले लिया। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, दिस C इज इक्वल टू, हम इसको क्या कहते हैं, C को हम बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। ये जो हमारा कैपिटल C होता है दिस इज नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट। इस चीज को याद रख लेना बेटा। ओके, अगर ये चीजें क्लियर है तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इसके स्केल की। ठीक है, इसका जो स्केल होता है उसकी बात करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो स्केल है, ठीक है, वो हम इस तरह से बना दिए कि अगर जैसे कि आपका पॉइंटर जिधर साइड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऐसे से हिल रहा था। पहले तो हमें नहीं पता था, स्केल वगैरह से कोई मतलब नहीं था। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर जो हमने इसलिए लगाया था क्योंकि जब मशीन के अंदर चला जा रहा था तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारे कॉल किस तरह से मूव कर रही है, तो इसलिए पॉइंटर लगा दिया कि पता चले कि हमारी कॉल इधर मूव कर रही है उधर मूव कर रही है। उसके बाद इसकी स्केलिंग कर दी और उसके स्केलिंग करने के बाद हम स्केल को ऐसे डिवाइड करें कि हम उसको उसके मैग्नीट्यूड को निकालना जान गए। ठीक है, हमारा मैग्नीट्यूड वो देने लगा। तो वो तो एक तरीका था, मतलब दिमाग लगाया हमने, स्केलिंग कर दी उसकी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, आगे की बात करते हैं। सो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे कि मैंने बताया था ना, एक समय ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम, जब ये वाला जो टॉर्क है जो कि कॉइल पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो T है हमारा, दैट टाउ विल बी इक्वल टू T टाउ C। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारा जो T है वो किसके बराबर हो जाएगा, TC के, इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो
उस समय पे क्या हम कह सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये जो हमारा NIAB है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू C इंटू आपका एंगल फाई के। इज इट क्लियर? यहां से ये चीज हमें क्लियर हो गया। अब हम यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम करंट को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को आगे ले जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये C और फाई वहीं रहेगा, अपॉन में क्या कहा जाएगा N A और B। अब आप सब जानते हो C क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, फाई क्या है हमारा ट्विस्टिंग एंगल, N क्या है हमारा कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल आप याद रखो, और हमारा A क्या है, A है हमारा एरिया, और B क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें करंट से हमने इस तरीके से करंट का एक रिलेशन निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो C और ये जो कैपिटल C अपॉन NAB है ना, इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ। दिस I बिकम्स आपका फाई को बाहर ही रहने दो, ठीक है, फाई को आप बाहर ही रहने दो, और ये C अपॉन NAB, ये हर एक गैल्वेनोमीटर के लिए ना, मतलब मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है, ये वाली वैल्यू होती है कांस्टेंट। ठीक है, कौन वाली वैल्यू होती है कांस्टेंट, ये जो हमारी ये वाली वैल्यू है ना, दिस इज कांस्टेंट, ये हमारी होती है कांस्टेंट। सो अगर ये कांस्टेंट है तो वी कैन राइट इट एज, हम इसको एक नया नाम दे देंगे जिसको कि हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, जो कि आपके बुक्स में होता है। तो दिस कैपिटल G is known as galvanometer constant. Okay, this capital G is known as where capital G is galvanometer constant. Galvanometer constant. Okay, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ठीक, या फिर उसको हम फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं, आपके बुक में लिखा होगा, फिगर ऑफ मेरिट भी लिखा होगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। वैसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट अगर कहेंगे तो हमारा ज़्यादा आसान होता है याद रखना, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिर फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं इसको, फिगर ऑफ मेरिट। ओके, सो अब यहाँ तक अगर बात क्लियर है ना, तो हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेशन को अपने चेंज करते हैं, एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू फाई इंटू जी, वी कैन राइट इट लाइक दिस, फाई इंटू जी, ठीक है। फाई इंटू जी हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें पता चला। अब क्योंकि हमें पता है कि जी कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है ये जी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमारा कंक्लूजन रहेगा दैट ये जो हमारा करंट है ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये जो हमारा करंट है ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू आवर ट्विस्टिंग एंगल। ये जो कॉइल पे करंट है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ट्विस्टिंग एंगल फाई के। तो ये हमारा रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि क्या बढ़ेगा तो क्या घटेगा, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका द ऑब्जेक्टिव इस बार का पैटर्न तो यही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ गए। क्या होता था पहले, लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी इजी हो गया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आपका एक नंबर गया तो गया, उसको आप कोई भी एग्जामिनर नहीं दे सकता ज़बरदस्ती। ऐसे क्या होता था कि एग्जामिनर्स क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिखा है तो आधा नंबर दे के चलो ठीक है, आधा नंबर दे दिया, बट ऑब्जेक्टिव में अगर आपका गलत हुआ तो उसमें कोई स्कोप नहीं होता कि वो सही कर दे, ठीक। सो इसलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सकता है उसको लगाइए और जितना हो सकता है उसको प्रैक्टिस करिए, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। सो इसीलिए हम क्या होता है, देखो जो गैल्वेनोमीटर की स्केल होती है ना वो होती है लीनियर। क्वेश्चन आता है कि क्यों गैल्वेनोमीटर स्केल की हमारी जो है लीनियर होती है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की स्केल हमेशा लीनियर क्यों होती है, ये क्वेश्चन आता है। लीनियर इन द सेंस कि उसकी डिवीजन जो है इक्वली क्यों होती है, ऐसा तो नहीं, ऐसा क्यों होता है कि मतलब 0 से लेके 1 तक बहुत तेजी से बढ़े, फिर 0 से फिर 1 से लेके 2 तक थोड़ा सा धीरे धीरे जाए, 1 से मतलब 0 से लेके 1 तक के बीच के डिस्टेंस अगर मतलब पॉइंट मतलब कुछ सेंटीमीटर्स में अगर है, तो 1 से लेके 2 तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं, या फिर ऐसा क्यों नहीं, लीनियर होता है। तो उसका रीज़न ये है कि हमारा जो करंट होता है वो ट्विस्टिंग एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप ये वाला डेरिवेशन दिखा देना अभी जो हमने किया, ठीक है। यहाँ से ट्विस्टिंग एंगल इज इक्वल, ये टॉर्क जो हमारा है टी इज इक्वल टू टी सी, टाउ इज इक्वल टू टाउ सी करके
ये वाला पूरा डेरिवेशन निकालना है अगर ऐसा पूछा जाता है कि क्यों गैल्वेनोमीटर की स्केल लीनियर होती है। ठीक है, तो गैल्वेनो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मतलब आता ही आता है हर बार, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, और पूछा कभी कभी तो 5 मार्क्स में भी आता है, पूरा का पूरा डेरिवेशन दे देता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप पूरा डिराइव करके उसके प्रिंसिपल वर्किंग डायग्राम एंड ऑल सब कुछ बताओ, 5 नंबर में आ जाता है। तो इसीलिए मतलब प्रिपेयर रहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सेंसिटिविटी की। तो अगर हम इसके सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या समझते हो आप? देखो, सेंसिटिविटी का मतलब सिंपल ये है कि कोई भी चीज अगर छोटे से चेंज से ही एक इफेक्ट दिखाने लगे, छोटा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, उससे एक इफेक्ट आने लगे, जैसे कि कहते हैं ना दांतों में सेंसिटिविटी है, या फिर कोई भी एक ऐसा उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऐसा कहते हैं ना, बहुत सेंसिटिव वर्ड कहाँ से है सेंसिटिव, यानी कि छोटे से चेंज, मतलब छोटा सा अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, उसके वजह से एक हमें डिफ्लेक्शन या फिर कुछ भी देखने को मिला, तो दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको, उसकी डेफिनेशन होती है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर की हम सेंसिटिविटी की बात करें तो दो तरीके की सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी होती है, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। पहले हम करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, यानी कि क्या किस तरह से डिफाइन है ये डिफ्लेक्शन जो कि गैल्वेनोमीटर हो रहा है पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे हमने ये जो भी किया अभी, हम करंट सेंसिटिविटी यहाँ से लिख देते हैं, हमारी करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन। सेंसिटिविटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर के अंदर का, अगर आपसे बात की जाए तो। ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, जो बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगी, बट उसका मतलब क्या होता है कि मतलब वही है कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट करंट। और अगर वोल्टेज का पूछे तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, कितना वोल्टेज में डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, तो कितना रिफ्लेक्शन आया पर यूनिट वोल्टेज। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख देंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन अ जी, गैल्वेनोमीटर तो मैं सिर्फ जी से लिख रहा हूँ, जी पर यूनिट करंट। इज इट क्लियर? पर यूनिट करंट। ओके, नाउ पर यूनिट करंट ये डेफिनेशन हो गई हमारी। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं, इसको हम एस सफिक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस सफिक्स आई मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो मैंने एस आई लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाना कि हाँ एस के नीचे ऐसा आई लिखा हुआ है छोटा सा सफिक्स आई। दिस इज इक्वल टू, जो हमारा डिफ्लेक्शन किससे हम बता रहे थे, डिफ्लेक्शन हम बता रहे थे फाई से पर यूनिट करंट, यानी कि कैपिटल आई। ठीक है, फाई अपॉन आई। अब देखो यहाँ से हम क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, अभी हमने निकाला था दैट, वी नो दैट, अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, हमने अभी एक एक्सप्रेशन निकाला जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है आप लोगों के। क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू फाइव, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आई इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू फाइव, कैपिटल जी इंटू फाइव। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम अगर आई के जगह पे जी फाइव लिख दें तो एस आई की इक्वेशन में, तो ठीक है हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं एस आई वाले करंट सेंसिटिविटी वाले इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमें, दिस एस आई विल बी इक्वल टू फाइव, तो वैसे ही रहने देंगे फाइव लिखेंगे, अपॉन में क्या आ गया कैपिटल जी इंटू फाइव। तो क्या हमारा फाइव से फाइव कैंसिल नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर देते हैं, फाइव से फाइव को हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे हमारा ये फाइव से ये वाला फाइव हो गया कैंसिल आउट, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है जो है वन अपॉन जी। इज इट क्लियर? सो वन अपॉन जी हमारे पास बच रहा है, तो वी कैन राइट इट एज दैट एस आई इज इक्वल टू वन अपॉन जी। हम क्या लिख सकते हैं, दिस एस आई इज इक्वल टू वन अपॉन जी, एस आई इज इक्वल टू वन अपॉन में कैपिटल जी। ठीक है,
1 अपॉन में कैपिटल जी, या फिर अगर हम जी की वैल्यू रख दें, जी का हमारा क्या आया था, जी इज इक्वल टू, हमने क्या माना था, ये हमारा जी तो जो है सी अपॉन एन ए बी, तो हम जी के जगह पे रख देते हैं इसकी भी वैल्यू, तो हमारा एस आई विल बिकम्स, हमारा जो एस आई है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी, देखो जी की वैल्यू थी सी अपॉन एन ए बी, तो ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी, एन ए बी अपॉन सी। और आपको पता है सारे सिंबल्स की यूजुअल मीनिंग्स है जो कि अभी तक लेते आ रहे थे हम, सारी मीनिंग्स वही हैं, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? नाउ दैट अब हमें करंट सेंसिटिविटी पता चल चुकी है, अब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, याद रखना इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो हम कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर या एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और वो दोनों टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पूरे चैप्टर का, और चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। तो हमने जितना भी एप्लीकेशन नॉलेज थी या फिर जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज थी हमारी, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, सारी नॉलेज हमने टॉपिक वाइज सब कर दिया है कंप्लीट। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5। बस उसको स्टार्ट करने के पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये चैप्टर ऐसा है ना, ये पूरी यूनिट ऐसी है ना जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, मैं आप लोग को एक तरीका बता दूंगा, एक रास्ता बता दूंगा यहाँ पे कैसे चलना है, बट चलना आप लोगों को है। तो यू हैव टू डू वेरी, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड सॉल्व एज मेनी न्यूमेरिकल्स एज यू कैन, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे तो कुछ समझ में बाद में नहीं आएगा और भूल जाओगे। समझ में सब कुछ आएगा मतलब जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही क्लास ओवर होगी फिर आपके दिमाग से सब कुछ उड़ जाएगा कि अरे ये कैसे क्या होगा था। तो जब तक उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेगा। ओके, तो जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ उसको इसीलिए कहता हूँ कि जब क्लास के टाइम जब हमने भेजा तो मेरी वीडियोस उतने टाइम पीरियड की ही होती हैं, तो आप लोग उसको नोट करो, उसको समझो, और अगर कुछ चीज़ नहीं क्लियर है तो उसको दोबारा से देखो वीडियो को, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, बट पहले खुद से एफर्ट डालो, डायरेक्ट गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट गिव अप कर देते हैं तो दैट इज बैड। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या है, वही डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। वहां पे करंट की बात हो रही थी, यहाँ पे पर यूनिट वोल्टेज की आ जाएगी। तो हमारा ये जो, इसको हम एस वी से डिनोट करेंगे, एस वी, डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि वहां पे 5 अपॉन आई था, यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन, जल्दी बोलो, हाँ, वी, 5 अपॉन वी। इज इट क्लियर? 5 अपॉन वी हो गया। नाउ दैट अब 5 अपॉन वी हो गया, अब 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मतलब वी की जगह हम ओम्स लॉ से क्या क्या लिख सकते हैं। देखो, एस वी विल चेंज इनटू, हम वी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर होता था ना, तो हम आई आर लिख देंगे। तो 5 अपॉन हो जाएगा हमारा आई इंटू आर। इज इट क्लियर? यहाँ पे आई इंटू आर हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, सबसे जरूरी चीज हमें देखना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। तो अब देखो, क्या ये हमारा 5 अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी जैसा नहीं लग रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस एस वी इज इक्वल टू हमारा 5 अपॉन आई, यानी कि एस आई अपॉन आर नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देते हैं एस आई अपॉन आर। ओके, एस आई अपॉन में कैपिटल आर रेजिस्टेंस, हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो एस आई है हमारा 1 अपॉन जी के बराबर होता है, तो एस आई की जगह 1 अपॉन जी रख देते हैं, तो देन एस वी विल बिकम, मतलब देखो हमारे न्यूमेरिकल में जिस तरीके से एक्सप्रेशन या फिर क्वेश्चन पूछा होगा, हम अपने एक्सप्रेशंस को उस तरीके से चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें कई नंबर ऑफ रिलेशंस पता है। अपनी फार्मूला कॉपी में फॉर्मूलेस को लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। फार्मूला कॉपी मैंने इसलिए बनवाई थी कि तुम लोग बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल एग्जाम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर लो, और अपने कहीं घर पे चिपका लो बड़ा सा चार्ट बना के, और उसको डेली पढ़ो। जहाँ पे तुम लोग जाते हैं, जैसे बहुत लोग एलमीरा में ज़्यादा टाइम, एलमीरा के बाहर चिपका दिए या फिर अपने किसी दरवाजे पे चिपका दिए, जिधर आपकी नज़र ज़्यादा जाती है आप वहाँ चिपका दो, ताकि उस एक्सप्रेशन को बार बार आप देखते जाओ। तो बहुत सारे इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे जो कि याद रखवाना बहुत मुश्किल होगा जब तक आप न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व करेंगे। तो इट्स फॉर योर ओन गुड कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते चलिए। एस वी विल बिकम, हम क्या लिख सकते हैं, एस वी विल बिकम, अगर हम एक्सप्रेशन को और रख दें, हम एस विल बिकम, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन जी इंटू आर। ठीक, और हम एस आई को क्या लिख सकते हैं,
हमने 1/GR गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और रेजिस्टेंस के टर्म में लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं? जी के जगह रख दो। क्या रखे थे जी के जगह? जी क्या होता था हमारा, बताओ? सी अपॉन एन ए बी, तो रख दो जी की जगह सी अपॉन एन ए बी। क्या हो जाएगा? एन ए बी अपॉन आर सी आ जाएगा यहाँ पे। एस वी, सॉरी एस आई नहीं, एस वी विल बिकम, ये क्या हो जाएगा वह हमारा, एन ए बी अपॉन सी आर, जगह एन ए बी अपॉन सी आर। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है वो है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो होप सो इस हफ्ते हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह के आप लोग मतलब पढ़ते चलिए और रिलैक्स भी करते चलिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ। बट हाँ, अब मेरा जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आप जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ठीक है? तरह तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। जो मैंने रेफरेंस बुक रिकमेंड करी है उसको खरीद लीजिए। अगर नहीं मिल पा रही है तो मैंने जो लिंक भेजी थी उससे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर डाउनलोड कर लिया होगा तो उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना, अभी स्टार्ट नहीं किया तो कभी नहीं स्टार्ट करोगे। इसीलिए जो लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे थे वो लोग करिए, जिनको पढ़ना है वो पढ़े, जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए मेरा यही है कि बेटा लास्ट मोमेंट पे आपको कोई नहीं हेल्प कर पाएगा आपकी, तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और जितना भी नोट्स है इसको कॉपी करके मुझे अभी के अभी तुरंत सेंड कर दीजिए। ठीक है? नोट्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेगा, और नोट्स सिर्फ नोट्स ही नहीं, उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी उसमें लिखिएगा। ओके, थैंक यू।